हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। इसमें तुम्हें ये जो वर्ड वेक्टर दिखाई दे रहा है, इसके मतलब के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। पहले हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसमें कि सिर्फ हमें एक नंबर की ज़रूरत होती है और कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती उसको समझने के लिए। जैसे कि डिस्टेंस में हम कहेंगे 6 किलोमीटर, 5 मीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये नंबर ही काफ़ी है समझने के लिए, और साथ में यूनिट्स हैं। या फिर एरिया, इसी तरह वॉल्यूम, टेम्परेचर, सिर्फ नंबर की ही हमें ज़रूरत है। तो ये जो नंबर होते हैं ये मैथ में कहलाते हैं स्केलर्स, जिसका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा। जैसे 6 बड़ा है, 5 छोटा है, 100 बड़ा है। लेकिन हम इनको यूनिट्स के साथ मिला के समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये नंबर हमें क्या बताना चाहता है। तो इनको कहते हैं स्केलर्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ, कितना छोटा है नंबर, कितना बड़ा। लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं इनको छोड़ के जिसमें सिर्फ नंबर से बात नहीं बनती। जैसे फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना स्टूडेंट्स, इसमें डिस्टेंस तो इन्वॉल्व है ही, प्लस डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट है, इसको डिस्प्लेस किया तो वो इस तरफ किया कि इस तरफ किया, हमें पता होना चाहिए, तभी डिस्प्लेसमेंट की पूरी जानकारी हमें मिलेगी। यानी जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो तो इसकी ये पता चल गया इस तरफ या इस तरफ, लेकिन डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया। इसी तरह वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में स्पीड तो इन्वॉल्व है ही, प्लस डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। कि वेलोसिटी में हमें यह भी पता लग जाता है, वेलोसिटी जब हम लिखते हैं कि कितनी स्पीड से किस डायरेक्शन में कोई चीज मूव कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी। शायद तुम्हें अब तक समझ ना आ पा रहा हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। फोर्स। अब फोर्स से तुम्हें पता लग जाना चाहिए, क्योंकि फोर्स में भी डायरेक्शन इन्वॉल्व है। कैसे? देखो, मान लो हमने 3 धागे बांध रखे हैं, एक को इस तरफ खींच रहे हैं, एक को इस तरफ खींच रहे हैं, एक को इस तरफ खींच रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक को इस तरफ खींच रहे हैं, ये जो तरफ बोल रहा हूं इसमें डायरेक्शन मैंने बता दी, और कितने फोर्स से खींच रहे हैं वो मैग्नीट्यूड है। तो देखो, फोर्स जो है वो यहां पे कील गाड़ के या एक खूंटा गाड़ के हम 3 तरफ उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने डायरेक्शन हमें बताना पड़ेगा कि फोर्स किस तरफ लगा हुआ है। और मैग्नीट्यूड, इसलिए मैग्नीट्यूड तो जरूरत है ही, वो नंबर तो जरूरत है कि ये फोर्स जो है वो 5 यूनिट्स का है, ये फोर्स जो है वो 6 यूनिट्स का है, और ये फोर्स जो है वो 7 यूनिट्स का है। तो ये जो 6, 7, 5 नंबर हैं ये मैग्नीट्यूड हैं, लेकिन डायरेक्शन मैंने एरो से दिखा दी। तो ऐसी कई और फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें सिर्फ हमारे पास स्केलर से काम नहीं चलता है। स्केलर को जब हम डायरेक्शन से जोड़ देते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो वेक्टर कहलाता है। अब वेक्टर का मतलब समझ गए होगे तुम। आमतौर पे हम वेक्टर्स में बात करते हैं नॉर्मली
मान लो ये एक रास्ता है, एक रोड है, और यहां पे एक कॉलेज है। यहां पे एक पर्सन बी जो है वो ट्रेवल कर रहा है, और यहां पे एक पर्सन खड़ा है ए। वो यहां से ट्रेवल करके एक रोड यहां भी जा रही है और एक रोड यहां जा रही है, मान लो। तो ये पर्सन इससे पूछता है कि कॉलेज किस तरफ है, कॉलेज कहां है। तो ये सिर्फ अगर ये बता दे कि कॉलेज जो है वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर्स का है, तो अगर ये बता दे कि 2 किलोमीटर्स की दूरी पर है कॉलेज, तो वो किधर जाए, इस तरफ 2 किलोमीटर जाए, इस तरफ 2 किलोमीटर जाए, या सीधा 2 किलोमीटर जाए, उसे नहीं पता होगा। लेकिन अगर ये वेक्टर में बात करेगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा कि 2 किलोमीटर्स इस डायरेक्शन में, तो इसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बी को, ये इसी डायरेक्शन में 2 किलोमीटर्स जाएगा तो इसे कॉलेज मिल जाएगा। तो नॉर्मली हम अपने हाथ के इशारे से करते हैं कि इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, एक्चुअली हम डायरेक्शन बताते हैं। तो जब भी डायरेक्शन हमने बताई, हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे, वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ यानी नंबरों को हम डायरेक्शन से जोड़ देते हैं। जब डायरेक्शन के साथ हम बात करते हैं तो हम वेक्टर में बात कर रहे होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है। तो अब बात आती है कि ये थ्योरी बनी कहां से एक्चुअली, तो हम इस पे थोड़ी सी बात कर लें। पहल एक ग्रीक फिलोसफर हुए, इनका नाम तुमने जरूर सुना होगा, ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। और तुम बहुत हैरान हो जाओगे कि ये इनकी जो एग्जिस्टेंस थी वो 350 बीसी के अराउंड थी, ईसा से 350 साल पहले। इन्होंने पहल डायरेक्शंस के साथ बात की थी, और वेक्टर का पहला कंसेप्ट ये इन्होंने दिया था, जो कि इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस दिया था। जैसे कि मैंने फोर्स से अभी एग्जांपल दिया तुमको, तो शायद मुझे लगता है कि शायद समझ में आया होगा। और इन्होंने फोर्सेस को यूज करते हुए लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छी तरह से समझाया था। लेकिन उसके बाद वेक्टर्स के ऊपर बहुत देर तक कोई काम नहीं हुआ, और बहुत बड़ा काम उसके बाद जो हुआ वो किया आयरिश मैथमेटिशियन ने। आयरिश मैथमेटिशियन यानी आयरलैंड के मैथमेटिशियन जिनका नाम था हैमिल्टन, उन्होंने 1853 में सबसे पहले इस वर्ड वेक्टर का इस्तेमाल करके फिजिकल क्वांटिटीज को समझाया था। लेकिन वो भी काम पूरी तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से कि हम आज वेक्टर्स को पढ़ते हैं। तो फाइनली अमेरिकन फिजिस्ट थे एक, उनका नाम था गिब्स, और एक इंग्लिश इंजीनियर जिनका नाम था हीविसाइड। इन दोनों ने लगभग 1900 एडी के आसपास अपनी थ्योरी वेक्टर एनालिसिस यानी वेक्टर्स का एनालिसिस करना सिखाया। बुक इन्होंने लिखी, अपनी थ्योरी लिखी, जो कि हम जिस फॉर्म में वेक्टर्स को आज हम पढ़ते हैं, जिस फॉर्म में हम आज पढ़ते हैं। वैसे आयरिश मैथमेटिशियन जो हैमिल्टन थे, इन्होंने सबसे पहले आई, जे और के का इस्तेमाल कर लिया था। ये आई, जे, के हम पढ़ेंगे वेक्टर में, तुम्हें समझ में आ जाएगा। हैमिल्टन ने 1853 एडी में आई, जे, के की मदद से वेक्टर्स को दर्शाया था। लेकिन उससे भी ज्यादा फाइन तरीके से, जिस तरह से आज हम वेक्टर्स को पढ़ेंगे, ये वेक्टर्स का एनालिसिस इन दो मैथमेटिशियंस ने किया, जिसमें से कि एक इंजीनियर थे, एक फिजिसिस्ट थे, गिब्स एंड हीविसाइड। और वो हुआ 1900 एडी के अराउंड, इसके आसपास। तो वेक्टर एनालिसिस जो उन्होंने किया, उसी फॉर्म में उन्होंने हैमिल्टन की थ्योरी इस्तेमाल की, आई, जे, के की, और आज हम जो वेक्टर पढ़ते हैं वो इसी फॉर्म में पढ़ते हैं। तो ये तो थी ब्रीफ हिस्ट्री वेक्टर्स की, कैसे डेवलपमेंट हुई और कब से डेवलपमेंट हो रही है, देखो। और सबसे पहला जो कंसेप्ट है हमारे वेक्टर का, वो आता है पोजीशन वेक्टर।
ये कंसेप्ट सबसे पहला बहुत ज़रूरी समझने वाला, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और ये पेज देखो ख़त्म हो रहा है, मैं पेज पलटता हूँ और फिर हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। तो मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा था। सबसे पहले वेक्टर को समझने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर्स पता होने चाहिए। वो क्या होते हैं देखो। अब तुम कंसेप्ट तो जानते ही हो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, 11th क्लास में पढ़ चुके हो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मान लो एक पॉइंट है यहां पर P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z और ये ओरिजिन है ऑब्वियसली O। तो O को इस P से ज्वाइन करने वाली ये जो इमेजिनरी लाइन है, अब ऑब्वियसली हम ओरिजिन से बाहर जाती हुई लाइन ही दिखाएंगे ना। पॉइंट से ओरिजिन की तरफ आती हुई लाइन हम बाय डिफॉल्ट तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ओरिजिन से तो हर डिस्टेंस नापना हम स्टार्ट करते हैं, तो ओरिजिन से तो आगे चलते हैं हम। तो ये पॉइंट है। जब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म। मतलब हमने सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल किया, हमने डायरेक्शंस के बारे में नहीं बताया। ये अंडरस्टूड है कि पहला नंबर एक्स एक्सिस से रेफरेंस लेना है हमने, दूसरा नंबर वाई एक्सिस से रेफरेंस लेना है और तीसरा नंबर जेड एक्सिस से रेफरेंस लेकर करना है। जैसे 4, -5, 7। तो पहला नंबर एक्स एक्सिस से रेफरेंस लेके चलना है, दूसरे नंबर का रेफरेंस वाई एक्सिस से और तीसरे नंबर का रेफरेंस 7 जेड एक्सिस से। तो इस तरह से जब हम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दर्शाते हैं तो वो कौन सा फॉर्म होती है, वो कार्टेशियन फॉर्म होती है। वो उसमें हमने कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं की। डायरेक्शन हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ही पता है। लेकिन अगर हम इसी नंबर को इस तरह लिखें 4i - 5j + 7k, तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया ऑफ पॉइंट। पॉइंट कौन सा, ए कह दिया हमने, 4 - 5, 7। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे शो करेंगे हम, इस तरह से शो करेंगे। मैंने सीधा एग्जांपल दे दिया, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा तुमको। ये i, j, k, i किसके साथ मल्टीप्लाई किया यहां पर, x वाले के साथ। y वाले के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, j। और z वाले के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, z एक्सिस का रेफरेंस कैसे हमने लिखा, k के साथ। और ये जो कैप है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अभी मैं जो बता रहा हूं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना। तो पोजीशन वेक्टर होता है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, xi + yj + zk। उसकी लेंथ है OP, O से लेके P तक की जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी, x² + y² + z²। और इसको कहते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये लाइन बता रही है हमको। तो बेसिकली ये IJK क्या है, IJK का यूज तो हमने कर लिया, लेकिन हमें IJK का पता ही नहीं है कि एक्चुअली है क्या ये IJK। तो चलो IJK को समझते हैं। हमने मान लो ये x एक्सिस है, हमने यहां 0 रखा, यहां -1, यहां -2, यहां 1, मैं गलती कर गया, 2 + 2, 3, 4। लेकिन जब हमने साथ में y एक्सिस भी जोड़ दी और यहां पे भी हम 1, 2 कर रहे हैं, -1, -2 कर रहे हैं, तो दोनों एक जैसी हो गई, कंफ्यूजन हो गया। अब अगर इसको मैं ऐसे मोड़ दूं, तो अगर मैं y और x नहीं लिखता हूं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि x एक्सिस कौन सी है और y एक्सिस कौन सी है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक रास्ता चुना कि x एक्सिस को हम i, 1i, 2i, 3i, 4i से डिनोट करेंगे, -i से डिनोट करेंगे। और y एक्सिस को 1j, 2j,
-1j -2j, इस तरह से। तो अब देखो, अगर मैं ये y एक्सिस x एक्सिस ना भी लिखूं और इसको मैं घुमा भी दूं, तब भी हमें यहां j लिखे दिखाई दे रहे हैं, यहां i लिखी दिखाई दे रही है। तो हम इसको सेट कर लेंगे कि भाई हमारी सही डायरेक्शन क्या है। हमको डायरेक्शन पता चल गई। कैसे, देखो अब मैं दोबारा थोड़ा साफ सुथरा बना देता हूं। हमने जो कन्वेंशन बनाई अपनी, जो रूल बनाया, वो क्या बनाया, आई जे के, सॉरी, ओहो मैं गलती कर गया, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसे आई जे के करता जा रहा हूं मैं दोबारा बनाता हूं। एक्स एक्सिस, यहां वाई एक्सिस, तो आई, 2i, 3i, 4i, और इसी तरह यहां पे -i, -2i एंड सो ऑन, और यहां पर j, 2j, और इस तरह -j एंड सो ऑन। और इसी तरह जब मैंने z एक्सिस बनाई इस तरह से, तो इस तरफ क्या आएगा, हमने k, 2k, 3k, और यहां पर -k, -2k, -3k, इस तरह से, ताकि अगर हमें ये x, y, z ना भी लिखा दिखे, ये बगैर x, y, z के भी हमें पता हो कि सही डायरेक्शन वाली एक्सिस कहां पर है। अब ये और बात है कि मैं जो i लिख रहा हूं उसके ऊपर ये क्या है, j लिख रहा हूं उसके ऊपर ये क्या है, और k जो लिख रहा हूं उसके ऊपर ये क्या है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये याद कर लो कि x एक्सिस की तरफ हम i's के फॉर्म में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, y एक्सिस की तरफ j की फॉर्म में करते हैं, और z एक्सिस की तरफ k की फॉर्म में करते हैं। यानी कि x एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट जो है वो हम i से डिनोट करते हैं, y एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट डिस्टेंस जो है वो हम j से डिनोट करते हैं, और z एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट डिस्टेंस जो है वो हम k से डिनोट करते हैं। हमें डायरेक्शन i, j, k के लिए सेट किया गया ताकि हम इन x, y, z को बगैर यूज किए भी सही डायरेक्शन पकड़ सकें। और 1 यूनिट है ये। और हां, मैं थोड़ा सा अब यहां ये भी बता दूं कि 1 यूनिट है, इसलिए ये जो कैप लगाई है ऊपर, ये वाला निशान लगाया है। जो भी वेक्टर जिसकी लेंथ 1 यूनिट होती है, हम उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। अदरवाइज 1 यूनिट ना हो तो ऐसे एरो लगाते हैं, जैसे ये ए बी, ए से स्टार्ट होकर बी तक जाने वाला। तो पोजीशन वेक्टर के लिए ये बहुत जरूरी था कि हम अगर एक पॉइंट है हमारा 2 -3 6, ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर हमने लिखना हो, जैसे कि इस पॉइंट को हमने ए कहा, तो पोजीशन वेक्टर ओ से लेके ए तक होगा, ओ मतलब ओरिजिन, और उसे हम कैसे लिखेंगे, 2i -3j + 6k, ऐसे लिखेंगे। डायरेक्शन होगी ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जब हम बनाएंगे तो मान लो ये है 2 -3 6, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी ओ ए वेक्टर की, और उस वेक्टर को हम इस तरह से दर्शाएंगे, 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस की तरफ, -3 यूनिट्स वाई एक्सिस की तरफ, और 6 यूनिट्स जेड एक्सिस की तरफ। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को दर्शाते हैं। वैसे वेक्टर होता क्या, अगर हम सिर्फ वेक्टर की बात करें तो मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि देखो मैं पहले ही बात कर चुका हूं डायरेक्शन की, हमें डायरेक्शन लेके चलनी पड़ेगी यहां पर। तो ये मान लो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ए और बी है एंड पॉइंट, ए से शुरू होके बी पे खत्म, तो इस वेक्टर को हम ऐसे शो करेंगे। और अगर मैंने इसका उलट डायरेक्शन ले ली तो हम इसको बी ए शो करेंगे। और ऑब्वियसली अगर मैं उलट आ रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं कि ए बी की डायरेक्शन बी ए की डायरेक्शन से नेगेटिव है, उलट है। तो ये कुछ बेसिक आइडिया है वेक्टर का। अगर मैं जानता हूं थोड़ा मुश्किल है, इतनी आसानी से समझ नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर समझ पूरी तरह से नहीं भी आ रहा तब भी थोड़ा सा पेशेंस रख के आगे चलो,
धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तुमको सब समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट है, इसलिए कई बार स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में मैंने कुछ चीजें बताई हैं। होप कर रहा हूं कि तुम्हें कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन की तरफ। तो मेरा पेज खत्म हो रहा है, पेज को पलट लें, उसके बाद आगे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर के बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारा वेक्टर को समझने के लिए, वो आता है डायरेक्शन कोसाइन का। तो बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर, और इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब तुम्हें यह बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि मैंने कैसे लिखा। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन का मतलब वही ट्रिग्नोमेट्री वाला कोसाइन है। तो कोसाइन तक पहुंचने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, तुम्हें पता होना चाहिए, एक रूल है कि ये वेक्टर की लाइन जो है, इमेजिनरी लाइन, ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उसका फिक्स एक सिंबल है अल्फा। ये लाइन वाई एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उसका फिक्स सिंबल है बीटा, और ये लाइन जेड एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उसका फिक्स एंगल है गामा। ये याद कर लो स्टूडेंट्स कि वेक्टर, कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगा उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे, कोई भी वेक्टर वाई एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसको हम बीटा से डिनोट करेंगे, और कोई भी वेक्टर जेड एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसको हम गामा से डिनोट करेंगे। और अगर हम तीनों एंगल्स का कॉस ले लें, कॉस अल्फा, सॉरी पता नहीं आज गलतियां क्यों हो रही हैं मुझसे इतनी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर हम अल्फा बीटा गामा के ऊपर कॉस कोसाइन टी रेशो लगाकर उसको इस तरह से लिख दें तो इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। हमें इन नंबरों से पता लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये नंबर्स होंगे। इन नंबरों से हमें पता लग जाएगा कि ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल वेक्टर बना रहा है, जिससे कि हमें वेक्टर की डायरेक्शन पता लगेगी। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? मैग्नीट्यूड वेक्टर का ऐसे शो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई भी वेक्टर है उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला, जेड एक्सिस वाला। तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके, सम करके स्क्वायर रूट कर दो तो जो नंबर आएगा उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। और ये मैग्नीट्यूड एक्चुअली क्या होता है? ये होती है लेंथ ऑफ वेक्टर, के कहां से शुरू होकर कहां तक जा रहा है। लेंथ यानी कि फिर वही स्केलर आ गया, नंबर आ गया, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन से पता चलेगी और ये आई जे के बता देंगे। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना कि अल्फा बीटा गामा कोई भी वैल्यूज नहीं ले सकते हम अपनी मर्जी से। मान लो अल्फा को कितने डिग्री का एंगल, बीटा को कितने डिग्री का एंगल, गामा को कितने डिग्री का एंगल रख लें, और ऐसा कोई वेक्टर एक्चुअल में भी हो, जरूरी नहीं है। ये जो अल्फा बीटा गामा है वो एक रूल को मानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। और वो रूल क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यानी डायरेक्शन कोसाइंस के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। अगर हम अल्फा बीटा इसमें सेट करके गामा की वैल्यू निकालें तो वही गामा आएगा हमेशा उन अल्फा बीटा की वैल्यूज के लिए। मतलब जो अल्फा बीटा और गामा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही एंगल बना सकता है कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एक साथ। ये एक नोटेड रूल है, ये ऑब्जर्वेशन है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये काफी एग्जाम्स में भी आता है 1 मार्क का। तो ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और इसके ऊपर डिटेल में बात 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर है उसमें होती है। उसके लिए फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अभी हम दोबारा वेक्टर्स पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर के टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। वेक्टर के टाइप, पहला टाइप है हमारा जीरो वेक्टर। ऑब्वियसली जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो,
डायरेक्शन तो इसकी किसी भी तरफ हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड 0 यूनिट्स होगा। दूसरा टाइप आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। 0 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है वो होता है यूनिट 1। तो ऐसे ही 0 वेक्टर के बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर कोई है, मान लो हम स्मॉल ABC से वेक्टर्स को इस तरह से डिनोट करते हैं, तो अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर की ये निशानी है, कैप लगती है, एरो नहीं लगता। वैसे तुम एरो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना कि I, J और K यूनिट वेक्टर्स हैं और इनके ऊपर हमेशा कैप ही लगती है, इनके ऊपर एरो मत लगा देना बस। तो कोई भी वेक्टर जो यूनिट वेक्टर होगा, अगर हम किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, यानी उसकी लेंथ 1 यूनिट है। उसके बाद को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर कौन से हुए? जो स्टार्टिंग, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो हो वो कॉमन हो। जैसे एक वेक्टर A वेक्टर ये है और एक वेक्टर B वेक्टर ये है, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये को इनिशियल वेक्टर है। अगर C वेक्टर इस तरह पड़ा हुआ है कोई, तो C और A या C और B को इनिशियल वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है और इनका स्टार्टिंग पॉइंट यहां है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जब कॉमन हो जाता है तो को इनिशियल वेक्टर कॉमन हो जाए तो को इनिशियल वेक्टर्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स, इसमें डबल एल होता है, सॉरी। कोलीनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन के अलोंग हों। जैसे ये एक लाइन है, एक वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हो गया A, दूसरा वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हो गया B। तो A और B वेक्टर क्या हैं? कोलीनियर वेक्टर्स हैं, अलोंग सेम लाइन, कॉमन लाइन पर जो हों। इनके डायरेक्शन उलट भी हो सकती है, जैसे यहां से स्टार्ट होके ये C वेक्टर, डायरेक्शन जो है वो उलट भी हो सकती है, लेकिन कोलीनियर कहलाएंगे ये तीनों। अगर कोई वेक्टर ऐसे है D वेक्टर, तो ये D वेक्टर ABC से कोलीनियर नहीं है, क्योंकि इसकी लाइन अलग हो गई। उसके बाद पांचवा टाइप आता है इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स क्या हुए भला? इक्वल वेक्टर्स यानी A और B दो इक्वल वेक्टर्स हैं, ऐसे लिखा जाता है। इसमें क्या होगा कि अगर इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि उनका सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल अगर लें, एक वेक्टर ये है A वेक्टर और दूसरा वेक्टर भी यहां से स्टार्ट होके यहां तक ही है B वेक्टर। अब दोनों की सेम हम डायरेक्शन देख रहे हैं और तकरीबन सेम मैंने लेंथ बनाई है, तो A और B वेक्टर बराबर है। लेकिन अगर मैं इसी लेंथ का वेक्टर यहां बनाता हूं C वेक्टर, तो मैंने लेंथ बराबर बनाई चाहे नाप के, लेकिन डायरेक्शन फर्क हो गई, तो C वेक्टर A या B के बराबर नहीं होगा। क्योंकि देखो वेक्टर में स्केलर भी है और डायरेक्शन भी शामिल है, तो डायरेक्शन जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड के साथ। लेंथ ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन भी है। तो दो वेक्टर बराबर कब कहलाते हैं? जब दोनों की सेम डायरेक्शन हो और सेम ही लेंथ हो, चाहे वो अलग अलग पॉइंट्स पर हो, वो इनिशियल पॉइंट अलग हो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होते हैं हमारे इक्वल वेक्टर्स। और फिर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर जो होता है, मैंने पहले डिस्कस किया कि एक वेक्टर अगर इस तरफ है A वेक्टर और इसी की डायरेक्शन में उलट इसी लेंथ का वेक्टर जो होगा वो -A कहलाएगा। या वो चाहे कहीं भी हो, फिर चाहे वो यहां से स्टार्ट होकर इधर जा रहा हो, चाहे यहां से स्टार्ट होकर इधर आया हो, चाहे यहां पर हो इस तरह से, चाहे वो सेम लाइन पे हो ना हो, लेकिन सेम जो लेंथ हो उसकी, लेकिन अपोजिट सेंस में हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो वो नेगेटिव हो जाता है वेक्टर के। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स था और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे जो मैंने बताए। तुम इनके ऊपर वर्क करो और अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो कमेंट्स में तुम 1 to 5 मुझे रैंकिंग दे सकते हो, रेटिंग दे सकते हो, तुम्हें कैसा लगा। और अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर दो।
मैं फिर कह रहा हूं स्टूडेंट्स कि ये नया टॉपिक है, इसमें तुम्हें अभी धीरे धीरे समझ आना शुरू होगा। ये बहुत सारी चीजें इकट्ठी आ जाती हैं तो समझ में इतनी जल्दी नहीं आता। और एक्सरसाइज 10.1 जो है हमारी, वो हम नहीं करेंगे, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक्सरसाइज 10.2 पे ही जाऊंगा सीधा, मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा अपने वीडियोस में कराता रहूं जो कि एग्जाम में आना ही नहीं है। क्योंकि मेरा मेन एम नॉलेज है, बिल्कुल है, लेकिन तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स लाना, कम से कम टाइम तुम्हारा अपने वीडियोस पे खर्च करते हुए। तो मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझोगे, वेक्टर्स चैप्टर आगे चलाएंगे हम, तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन शुरुआत है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगेगी। तो हम एक्सरसाइज 10.2 पे जाएंगे अगले वीडियो में, और 10.1 को स्किप करेंगे क्योंकि एग्जाम में उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें पसंद आए लाइक शेयर कर दो, कमेंट्स जरूर करना, अगर कोई सजेशन है तो वो जरूर देना। ट्यूशन से बचो, इस टॉपिक को अच्छी तरह से बुक में जरूर पढ़ लेना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।